हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए इंग्लिश के सबसे अच्छे सर लेके मैं आने वाला हूँ, बेस्ट फैकल्टी। ठीक है। तो वैसे मैं तो क्या ही लगाऊंगा सर को। ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, बस वो तुम्हारी वजह से। सर का एक ही मोटिव है कि भाई बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारी वजह से सर पढ़ाने आ गए, वरना तुम सर को जानते हो कि कहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है। तो वहाँ से यहाँ पे पढ़ाने आना अपना तो छोटा सा मामला है। ठीक है बच्चों। तो बस एक तुम्हारी वजह से बच्चे यहाँ पे पढ़ाने आए, तो आराम से पढ़िए। बाकी आगे की क्लास सर ही लेंगे। तो मेरा तो बस यही कहना था कि जैसा वादा आपसे किया था वो पूरा होने जा रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन और थैंक यू बच्चों को। वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट फॉर बीएसटी बैच। जैसा कि सर ने बताया, कपिल सर ने, आप सब जानते ही हो कि इन्होंने रिक्वेस्ट किया तो मैं मना नहीं कर सकता था इनको, क्योंकि ये भी मेरे एज अ स्टाफ मेंबर हैं स्टूडेंट। और आपके बीएसटीसी बैच के लिए जो इंग्लिश का जो सिलेबस था, जो पढ़ाई वगैरह है वो चल रही है। तो आप बेफिक्र रहो, आपका जो सिलेबस है इंग्लिश का वो 25 डेज़ या 20 डेज़ में अपन उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ठीक है। और जितने भी ओल्ड पेपर्स वगैरह के जो क्वेश्चंस वगैरह है वो सब आपको मिल जाएंगे। और सिलेबस के जो भी पॉइंट्स वगैरह है आपके वो सारे क्लियर कर लेंगे। और कुछ बच्चे तो वैसे जानते होंगे, माई सेल्फ दिनेश गौड़। तो लगभग काफ़ी ईयर्स से जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, और आपको पढ़ाने का सौभाग्य जो है मुझे मिला है। सो टुडे इज़ अवर फर्स्ट क्लास। लेट बी स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता है, आपके बीएसटीसी का जो सिलेबस है इंग्लिश का, अ, चलिए देखिए, बीएसटीसी जो है आपका बेच की बात है। ठीक है। अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बीएसटीसी में जैसे कि बच्चों क्या होता है, 20 प्रश्न आपके जो है, अगर क्वेश्चन की बात करें अपन इसको, क्वेश्चन की बात करें तो आपके इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। इनका मार्क्स जो होगा आपका वो होगा 60। ठीक है। ये 60 मार्क्स आपका होगा इसमें। तो आपको याद रखना है कि 20 क्वेश्चन अपने जो है 20 के 20 राइट दें। पहली चीज तो ये दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि 20 में से मेरे 20 जो है राइट चले जाएंगे तो मेरा चलो इंग्लिश का तो हो गया, नहीं। आपको दिमाग में सोचनी है फर्स्ट ऑफ थिंग कि 20 क्वेश्चन जो है मेरे वो राइट दें। तो इसके लिए आपको जो है मेहनत तो मेरे साथ करनी पड़ेगी। और जहां तक है, मैं आपकी इसमें पूरी अच्छे से तैयारी कराने की पूरी जो है मेरी कोशिश रहेगी कि आपका 20 से 25 दिन में जो भी अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए। और जैसे कि अपने और बात करते हैं सिलेबस की, कि भाई अपने सिलेबस में क्या क्या है। तो आज अपन जो है अपनी पहली क्लास है, तो उसके लिए जो है आज अपन सिलेबस डिस्कस जो है अपन कर लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेबस है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 60 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है। तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ, पहले ये क्लियर कर देना था, करना चाहता हूँ कि आपकी जो इसमें सिलेबस में है वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो पूरा सिलेबस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देखो कि इसमें दे रखा है अपने कंपेरेंसिव। ठीक है। तो आज अपन सिलेबस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। पहला इसमें जो पॉइंट है कंपेरेंसिव है। कंपेरेसिव कंपेरेंसिव का मतलब होता है बेटा पैसेज। क्या मतलब होता है? पैसेज। ठीक है। अब आप वन बाय वन देखते जाना। पैसेज जो होता है, पैसेज में आपसे जो है क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। अब आपके दिमाग में फर्स्ट ऑफ चीज ये आती है कि पैसेज आ गया, चलो कोई नहीं, इसका आंसर दूसरी तीसरी लाइन में मिल जाएगा और मैं लगा दूंगा और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज पहले बच्चों के दिमाग में ये चीज आती है। लेकिन ये चीज वहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें हमें उसको क्लियर करना होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पैसेज को वैसे नहीं सोचना है जैसा कि हम 10th 11th 12th में हम सोच लेते हैं कि चलो ऐसे ही करके कर देंगे। नहीं, यहाँ पर वो आपको पैसेज होगा। पैसेज में आपके वो कोई सा भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऐड कर सकता है। जैसे कि सपोज डेट आप मान सकते हैं कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज। अगर मान लीजिए उसने क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज।
सपोज कीजिए उसने ये क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, ठीक है, तो आप जो है पहले तो उसमें देखोगे, और मान लीजिए उसमें कोई वर्ड ही नहीं दे रखा हो, तो आप उसको कैसे सर्च करोगे कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, कि भाई उसकी थीम क्या है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और भी क्वेश्चन वो दे सकता है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज, जैसे मान लीजिए और दूसरा क्वेश्चन दिया उसने और पूछ दिया कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए उसने आपसे फिर क्वेश्चन कर लिया, और आप ढूंढने लग गए कि थीम ढूंढने लग गए, पैसेज का टाइटल ढूंढने लग गए कि यार इसमें कहीं मिल जाएगा मुझे और इस तरह से जो है मैं उसको कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहली चीज तो ये याद रखो, यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे वो कॉन्सेप्ट बेस होगा, कॉन्सेप्ट बेस पे होगा, आपको देखना पड़ेगा, पैसेज को रीड करना पड़ेगा, फिर उसके क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। तो पहली चीज तो याद रखना, कंपेरेंसिव का पार्ट अपना इस प्रकार से हो सकता है। उसके बाद देखो जो दूसरा टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स का मतलब होता है, मतलब कोई भी आपको सेंटेंस देके या मिस करके इस प्रकार से सेंटेंस दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो फिर उसने क्या दिया है आपको बेटा, उसने आपको दिया है नरेशन। अब नरेशन की बात अगर आ जाती है तो नरेशन में आपको पता है कि नरेशन को और क्या कहा जाता है। देखो दूसरा दिया है उसने नरेशन, इसी को आप कह सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या कहा जा सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहा जा सकता है, ठीक है। तो नरेशन जो है वो बड़ा अच्छा टॉपिक है। यहां पर आपके क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि नरेशन जो है बिल्कुल ग्रामेटिकल बेस है, ग्रामेटिकल बेस है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आपका जो है ये नरेशन बिल्कुल एक्यूरेट जो है तरीके से करा दिया जाएगा। अब आप ध्यान रखो जैसे प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब प्रीपोजिशन जो है क्या होती है, नेक्स्ट जो है आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि भाई प्रीपोजिशन क्या होती है, कि प्रीपोजिशन इज द वर्ड दैट रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन टू अदर नाउन एंड प्रोनाउन। यानी कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो एक नाउन का संबंध या एक प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ करता है, ठीक है। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं इसकी प्रीपोजिशन की। आपका 1 बाय 1 जो है सिलेबस में बता रहा हूं, यहां पर आप पहले तो ये चीज देख लें, ठीक है। तो प्रीपोजिशन की बात करते हैं। देखो तो आपको जनरली जो है ध्यान में ये रखना है कि भाई चलो प्रीपोजिशन है तो नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है वो किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ किया जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर है। अब जैसे कि मैं आपको इसमें कुछ एक बता रहा हूं, अभी आप देखिए, जैसे एक सेंटेंस हमने लिया, प्लीज कम इन। अगर आपसे मैं डायरेक्टली पूछूं कि यहां पर इन क्या है, तो आप ये मानकर चलना कि 100 ऑफ स्टूडेंट में से कम 70 स्टूडेंट्स, 70% या 70 स्टूडेंट जो है इनको क्या बताएंगे बेटा, प्रीपोजिशन बताएंगे। क्या बताएंगे, प्रीपोजिशन बताएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीपोजिशन के लिए मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था ऊपर, देखो आप, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको दिमाग में रखना है कि प्रीपोजिशन इस कंडीशन में होगी, है ना। जैसे कि देखिए द बैग is on the table। ये मैंने सेंटेंस लिखा एक, द बैग इज ऑन द टेबल। अब आप इसको प्रीपोजिशन होने के लिए कंडीशन है कि यहां पर जो टेबल है बेटा ये आपकी नाउन है, और यहां पर जो आपका ये बैग है ये भी आपका नाउन है। तो बैग का रिलेशन जो है टेबल के साथ बताया जा रहा है। इस कंडीशन में आपने इस फॉर्म में यहां पर यूज किया है ऑन का, और ऑन यहां पर इस समय हो जाएगी आपकी प्रीपोजिशन। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई ये क्या है, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन थी आपकी। अगर अपन बात करें तो आगे आपका आ रहा है आर्टिकल्स, है ना। आगे आपका आ रहा है टॉपिक आर्टिकल्स, ठीक है। ये आर्टिकल्स आप सब जानते हैं कि आर्टिकल्स क्या होता है। आपको पता है कि आर्टिकल्स में जो है आपके किस किस का यूज आता है, ए,
एन और डी। लेकिन इनके अलावा भी क्या और यूज होता है आर्टिकल में? हाँ बिल्कुल होता है, और वो होती है एरर। ठीक है, यानी कि जहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, कनेक्टिव्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कनेक्टिव्स का। ठीक है, तो देखो कनेक्टिव्स क्या होते हैं। कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स का मतलब आप बोल सकते हो इसको एज अ कंजंक्शन। क्या बोला जा सकता है इसको? कंजक्शन। ठीक है, तो कंजक्शन क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो यहां पर देखो ये एंड जो है दो पर्सन को ऐड कर रहा है, राम और श्याम को, तो एंड यहां पर आपका कनेक्टिव्स का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आपका एक एक जो है ग्रामर का टॉपिक जो है आपका आपके दिमाग में भी जो है क्लियर होना चाहिए। अगला देखो आप, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो आपको इसमें भी ध्यान देना है। ये देखो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में आपको ये करना है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया, जैसे मान लीजिए छोटा सा सेंटेंस की हम बात करें कि ही प्ले फुटबॉल। अब सपोज कर लीजिए कि यहां पर जो है उसने प्ले लिख के दिया है, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि उसने प्ले लिख के दिया है, जबकि आपको पता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो मैंने सेंटेंस लिखा है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इट मीन्स ये रॉन्ग है। इट मीन्स क्या है? रॉन्ग है। तो इस प्रकार से आप करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो आपके दिया है बेटा इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन सा दिया है? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जो आपके सेंटेंसेस है उनके कौन कौन से काइंड होते हैं। जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, अब इंपेरेटिव जो सेंटेंस है आपको पता है कि वी फर्स्ट से होता है, डू नॉट या डज नॉट से स्टार्ट होता है, तो इस प्रकार से आपके जो सेंटेंस के काइंड्स भी हैं। इसके बाद देखो आप, इसके बाद ये सेंटेंस कंप्लीशन, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अपन ने यहाँ करेक्शन ऑफ सेंटेंस देखा था, ठीक एज इट इज वैसा है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेटा जो है देखो टेंस आता है। टेंस आपने बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि टेंस की फॉर्म वगैरह क्या होती है। ठीक है, तो जैसे बात करें अपन टेंस की, ठीक है, तो टेंस में आपने देखा होगा कई सारी फॉर्म्स, वर्ब ऑफ फॉर्म्स वगैरह का यूजेज होता है ना। लेकिन क्या होता है, एक और टॉपिक होता है इसी के साथ, और वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच तो आपके लिटरेचर का पार्ट आ जाता है जिसमें मेटाफर वगैरह और ये सारी चीजें। लेकिन अगर अपन बात करें बेटा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो टेंस की जो फॉर्म होती है उनसे अलग होता है। यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास टेंस के अकॉर्डिंग अगर वर्ब की अगर अपन बात करें तो वर्ब की फॉर्म अपने पास यहाँ पर जो होती है लगभग 2 टाइप होती है ना, 1 और 2। टेंस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो अपने पास टेंस की फॉर्म जो होती है, वर्ब जो होती है वो 2 टाइप होती है। ठीक है, अब इसमें अपने पास करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की तरह से भी सेंटेंसेस का जो है यूज आ सकता है। ठीक है, आपसे वर्ब के बारे में भी पूछा जा सकता है, टेंस के सही फॉर्म के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई टेंस का यूज जो है इस तरीके से होगा। ठीक है, चलो, अब मैंने इसके साथ ही आपसे बात करी थी अभी कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसमें है ना। समझने के लिए आपको बेसिक जो है पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो ये भी अपना इसमें है, लेकिन उससे पहले अपन ये और कर लेते हैं, उसके बाद अपन उधर देखेंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट देखो यहां पर वोकेबलरी दे रखी है, यानी कि स्पेलिंग्स वगैरह जो भी है कि भाई आप वोकेबलरी भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। सिनोनियम्स है, सिनोनियम्स का मतलब क्या होता है? सिनोनियम्स मतलब सिमिलर वर्ड, है ना। तो सिमिलर वर्ड भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे एक वर्ड होता है अपने पास टाकेटिव, टाकेटिव का मतलब होता है बातूनी। अगर इसी के सिमिलर की बात करें तो आपने एक वर्ड सुना होगा गालिब,
लेकिन गालिब जो है यहाँ पर ग्लिब होता है, और ग्लिब का मतलब भी जो होता है क्या होता है, टाकेटिव होता है। टाकेटिव का मतलब होता है बेटा बातूनी, ठीक है। तो ये दोनों जो है यहाँ पर सिनोनियम्स का काम कर रहे हैं। अगला अपना अगर हम बात करें तो एंटोनियम्स अपना टॉपिक है, और एंटोनियम्स के लिए आपको पता है ऑपोजिट वर्ड ये होता है, क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड होता है। तो ऑपोजिट भी जो है आपको लर्न करने पड़ेंगे। इनको ज्यादा पढ़ाने में तो रूल्स वगैरह अगर वाले हुए तो वो आपको बता दिए जाएंगे, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। और जहां तक होगा ऑपोजिट वगैरह भी अपन ऐसे निकाल के लाएंगे जो एग्जाम में आने लायक हो, बिल्कुल ऑथेंटिक। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, मतलब आपको जो है किसी सेंटेंस के लिए एक वर्ड का यूज करना है, ठीक है। तो सेंटेंस के लिए जब आप एक वर्ड का यूज करोगे, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपने पास लिखा है टाकेटिव, कि भाई बात ही नहीं कौन होता है, अ पर्सन हु एज इन द क्लास फॉर्म एज ए टाकेटिव, बहुत ज्यादा जो बातें करता हो। तो और मान लीजिए उसके लिए ये आपको ऑप्शन में दे दिया जाए, तो फिर आप क्या करोगे। इसलिए आपको सिमिलर वर्ड्स वगैरह ये एंटोनियम सिनोनियम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगला देखो, अगला जो है यहाँ पर स्पेलिंग एरर्स, ये भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी। स्पेलिंग एरर्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहां पर बताना चाहूं कि भाई स्पेलिंग एरर्स बच्चे से होते हैं कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक हमें देखनी है, लेकिन जल्दबाजी में क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। क्यों, उसका रीजन होता है कि कई बार हम स्पेलिंग सर्च करते हैं ऑन अ मोबाइल, तो मोबाइल पे अगर आप सर्च कर रहे हो तो वहां पर डायरेक्टली उसमें लिखा हुआ आ जाता है। अगर आप एक दो वर्ड टाइप कर देते हो और टाइप करने के बाद वहां पर जो है वो पूरी फॉर्मेट को बता देता है। लेकिन अगर आप लिख के देखें, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड अपन ले सकते हैं स्पेलिंग की तरफ, या जैसे एज अ इंग्लिश का ले लो या एज अ ग्रामर का ले लो। ये देखो, अगर मान लीजिए स्पेलिंग एरर्स का अपना क्वेश्चन आया और उसमें क्वेश्चन में अपन को 4 की जगह 5 या 5 4 5 जो भी अपने ऑप्शन है, और आपसे यहाँ अगर मैं ही आपसे पूछूं कि भाई बताओ इसमें आपका आंसर क्या होगा, तो बहुत से बच्चे जो है अपने आंसर जो है कंफ्यूज हो जाएंगे पहले तो देखते ही। एक जैसे वर्ड्स जो अपन को दिखेंगे स्पेलिंग के, तो आप जब भी देखो तो लिखकर आप स्पेलिंग को जो है करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आप बता भी सकते हो कि भाई आपका क्या है, और ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो अपना जो है आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो स्पेलिंग एरर्स में भी आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से अपना आ सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल अपन ने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करी जो है, वो अपन ने अपने जो अपना 20 क्वेश्चंस जो आएंगे 60 मार्क्स के, उनके बारे में अपन ने बात की है। अब अगर अपन जनरल बेसिक के बारे में बात करें, अब देखो, अगर अपन अपनी बात करते हैं कि भाई ठीक है अपना जो बीएसटीसी का सिलेबस था वो कोई ज्यादा नहीं है, आराम से हो सकता है। लेकिन देखो इसमें ग्रामर होती है, ग्रामर में आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब मैंने आपसे एक टॉपिक की बात की थी अभी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो parts of speech is a word that used for the mainly common words, grammatical use, and join the sentences, and the use of the verb, use of adjective, use of adverb, adjective, ठीक है, टाइप। तो मतलब अगर अपन बात करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप बता सकते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ग्रामेटिकल के जो टॉपिक हैं वो सारे आते हैं, और उन सारे टॉपिक्स का जो है आप इसके अंदर जो है पढ़ाया जाता है या इसके बारे में बात की जाती है। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज अगर बात करें अपन, तो बेटा 8 होते हैं, ठीक है। 8 अपने पास जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है ना। तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने के लिए अपन सबसे पहले जो है यहाँ पर एक सेंटेंस में लिख देता हूं।
but alas the two ugly girls had gone home without her। तो देखो एक सेंटेंस का यूज अपन ने यहां पर किया, ठीक है, कि बट अलास द टू अगली गर्ल्स हैड गॉन होम विदाउट हर। अब आप इसमें देख सकते हो कि कितने वर्ड्स जो है एक ही सेंटेंस में अपन ने यूज किए हैं। जैसे बात करें कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 6 नंबर, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 और ये 11 वर्ड्स कम्स इन अ वन सेंटेंस, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिवाइडेड वर्ड्स इनटू अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकली, शब्दों को ग्रामर के अनुसार बांट देना ही क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, ठीक है। जैसे अब अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से आता है अपना, तो फर्स्ट पे बात करें बेटा अपना, फर्स्ट पे नाउन आता है, ठीक है। सेकंड पे आपके बात करें तो क्या आता है, प्रोनाउन, ठीक है। थर्ड की बात करें तो आपके वर्ब आ जाएगी, है ना। फोर की बात करें तो जैसे आपके इसमें एडवर्ब ले लीजिए, ठीक है। फिर देखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और बात करें आप इसमें तो यहां पर आपके प्रीपोजिशन। देखो बेसिक सबसे कंप्लीट करना जरूरी है। अब देखो आपका जो टॉपिक था बीएसटीसी का, वो टॉपिक यहां पर आ गया, प्रीपोजिशन, ठीक है। वर्ब आ गई, ठीक है। आगे बात करें अपन इसमें, इसमें 7 नंबर पे बात करते हैं कंजक्शन की, और 8 की बात करते हैं, इसमें अपना आ जाता है इंटरजेक्शन। क्या आ जाता है, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो देखो आप इस वर्ड्स में, अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई ये गर्ल्स क्या है, तो आप जनरली बता सकते हो कि भाई यहां पर गर्ल्स जो है वो क्या है, कि भाई गर्ल्स क्या है, यहां पर ये नाउन है, क्या है, नाउन है, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ब क्या है, तो आप बता दोगे कि भाई वर्ब इसमें क्या है, कि इसमें ये गॉन आपकी क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो जनरली आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए आज अपनी फर्स्ट क्लास है तो मैं थोड़ा बहुत आपको ग्रामर्स के जो टॉपिक है इनके बारे में बात कर रहा हूं। तो देखो गर्ल्स क्या है आपकी, नाउन है, वर्ब क्या है आपकी, गॉन है। फिर आपसे प्रोनाउन पूछा जाए कि भाई इसमें प्रोनाउन का है, तो आप बता सकते हो कि हर आपका क्या है, ये प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन। तो आप यहाँ पर प्रोनाउन के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि भाई इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब आपने बताई दी, प्रोनाउन बता दिया, नाउन बता दिया। एडवर्ब की बात करें, ठीक है, चलो अब एडवर्ब की बात कर लेते हैं। अगर एडवर्ब अपने पास यहां पर आ ही गया है, तो देखो एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन दैट डिफाइन द नाउन विथ नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, थिंग, एनी मोर चीज, है ना, उनके लिए यूज किया जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे बात करें अपन एडवर्ब की बात करते हैं, एडवर्ब, तो देखो एडवर्ब में क्या होता है अपने पास, कि भाई एडवर्ब का यूज क्या करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एडवर्ब क्या होती है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो डिफाइन करे वो आपकी क्या कहलाती है, एडवर्ब कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, वहां पर अपन ने जब प्रीपोजिशन की बात करी थी, तो देखो जैसे कि यहां मैंने लिखा कि प्लीज कम इन, ये एक मैंने वापस वो सेंटेंस लिखा जब अपन ने प्रीपोजिशन में सिलेबस की बात की थी। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है प्लीज कम इन। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट ये कहेंगे कि ये प्रीपोजिशन है ना, लेकिन यहाँ पर इन जो है ये प्रीपोजिशन नहीं है। इन यहाँ पर क्या है, इन यहाँ पर जो है एडवर्ब है। इन यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या आ रहा है, कम आ रहा है। यहाँ पर कम क्या है, वर्ब। तो वर्ब की जो वर्ड विशेषता बता दे या उसको आइडेंटिफाई कर दे या और मॉडिफाई कर दे, तो आप उसे क्या कह सकते हो, एडवर्ब बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एडवर्ब बोल सकते हो। जैसे और भी अपन इसके जो है सेंटेंस देखें,
जैसे यहां पर मैंने लिखा ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो यहां पर देखो बच्चों कि ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो यहां पर जो रन्स है ये भी आपकी क्या है, वर्ब, और वर्ब की विशेषता बता रहा है फास्ट। तो ये जो फास्ट वर्ड है ये भी आपका क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब। ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, एडवर्ब ऑफ मैनर होती है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होती है, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी होती है, एडवर्ब ऑफ इस प्रकार से रीजन होती है, बहुत सारी एडवर्ब्स होती है। तो अब वर्ड्स का जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये वर्ड्स अपना जो है कौन सा है। तो अपन यही बात कर रहे थे कि भाई एडवर्ब क्या है। तो यहाँ पर अब बात देखो एडवर्ब की बात थी, तो अब आप बता सकते हो कि इसमें एडवर्ब क्या है। ठीक है। इस सेंटेंस की अगर अपन बात करें तो इसमें एडवर्ब क्या है, तो यहां पर देखो गर्ल्स जो है आपका नाउन है। ठीक है। और ये आपकी वर्ब थी। ठीक है। ये आपका प्रोनाउन था। तो यहां पर एडवर्ब क्या होगी अपने पास, ये होम जो है यहाँ पर बेटा अपनी क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। अब आप पूछोगे सर कैसे हो गई, तो एक बार फिर देख लो। ये आपकी क्या है, वर्ब। वर्ब के बारे में जो बात की जा रही है, विशेषता की जा रही है होम की। तो होम जो है यहाँ पर जाने के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर होम जो वर्ड है वो आपकी एडवर्ब है। और अगर इसे आप कहोगे तो एडवर्ब ऑफ कौन सी हो जाएगी, ये प्लेस हो जाएगी। टाइप की बात करें तो होम जो है आपकी एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गई। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो नाउन हो गया, तो ये आपकी, सॉरी इरेज हो गया, तो ये आपकी एडवर्ब ऑफ प्लेस था। ठीक है। अब अगर और अपन दूसरे टॉपिक की बात करें तो यहां पर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, और अब बात करते हैं अपन एडजेक्टिव की। देखो एडजेक्टिव के बारे में बात करें, एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव जो होता है बेटा वो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता को बताता है। यानी कि एडजेक्टिव वो है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्या करता है, डिफाइन करता है। तो आपको ये चीज भी ध्यान करना है। जैसे देखो कि ही इज इंटेलिजेंट। अब मान लीजिए यहां उसके बारे में ही की जगह आप राम भी लिख सकते हो। तो राम तो हो गया आपका नाउन और ही हो गया आपका प्रोनाउन। तो राम और ही दोनों के लिए आपने किसका यूज किया, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या है, आपकी एडजेक्टिव। ठीक है। तो यहां पर आप देखो गर्ल्स, और गर्ल्स के लिए कौन से वर्ड का यूज हो रहा है यहाँ पर, ये आप देखो। तो आप कहोगे कि सर गर्ल्स के लिए तो अगली वर्ड आ रहा है। तो ये अगली जो है आपका, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है। ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद अपन और बात करें, आगे की बात करते हैं कि इसमें आगे अपना जो कौन सा टॉपिक था, चलो देखो इसमें और क्या है अपने पास। यहां पर देखो कि अपने पास नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब वगैरह ये सारा हो गया। इसके बाद आप इसमें देखो कि प्रीपोजिशन जो है अपन अगला ले लेते हैं। ये देखो, अब प्रीपोजिशन आपका बीएसटीसी का टॉपिक है, इसे तो आपका बेसिक इसका क्लियर होना चाहिए। अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन टू अदर नाउन एंड प्रोनाउन। कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से बताए। ठीक है। तो जैसे कि आप देखो कि द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ये मैंने लिखा। अब आप यहां पर बात करोगे तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये बुक जो है ये आपकी नाउन है, और ये टेबल भी आपकी क्या है, नाउन है। ठीक है। ये टेबल भी क्या है, आपकी नाउन। तो इन दोनों का जो रिलेशन की बात की जा रही है वो आपके ऑन से की जा रही है। तो ऑन यहां पर जो है आपका वो प्रीपोजिशन का वर्क कर रहा है। ऑन जो है यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस प्रकार से इन दोनों का रिलेशन ऑन ने बताया। तो अगर आप इसमें बात करो कि भाई इसमें अपने पास जो है यहाँ पर अपने पास कौन सी जो है प्रीपोजिशन है, तो बट अला द टू अगली गर्ल्स हैड गॉन होम। तो यहाँ पर विदाउट जो है बेटा, यहाँ पर आपके जो है विदाउट जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रीपोजिशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रीपोजिशन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये विदाउट वर्ड जो है आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है। प्रीपोजिशन।
ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर अपन और बात करें आगे, तो आप आगे देखो अपना अगला जो है वो आता है कंजक्शन। अब आप देखो ये भी आपका टॉपिक है, कंजक्शन भी आपके बीएसटीसी के सिलेबस में है। तो यहाँ पर जो अपना वर्ड होगा वो यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है कंजक्शन होगा, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर बट जो है हमारा कंजक्शन है, ठीक है। तो बट के साथ जो है आप बता सकते हो कि कंजक्शन है। कंजक्शन का मतलब आपके जो टॉपिक था वो कनेक्टिव के नाम से था, है ना, कनेक्टिव्स के नाम से। तो बट यहाँ पर जो है एज अ कनेक्टिव या कंजक्शन है। इसके बाद एक आपका जो टॉपिक आता है इसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट है वो आपका इसमें आता है इंटरजेक्शन। क्या आता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग एंड इमोशंस, यानी कि इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड है जो अचानक होने वाले मन और भाव के बारे में क्या करता है? एक्सप्रेस करता है या बताता है, ठीक है। और इंटरजेक्शन वर्ड आफ्टर हैज अ एक्सक्लेमेटरी साइन, अपने पीछे जो है एक्सक्लेमेटरी साइन रखता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और चलते चलते आपके पैर में जो है कील चुभ गई। अब कील चुभी तो आपने बोला आ, ओ, तो इस प्रकार से जो वर्ड आप यूज कर रहे हो वो आपका इंटरजेक्शन वर्ड होगा। जैसे कि मान लीजिए आप मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान या किसी का भी मैच चल रहा है, आप अपने फैमिली के साथ जो है मैच देख रहे हैं और मैच देखते देखते जो है आप सारे वहां पर बिल्कुल सेटअप आपने बहुत अच्छा सा जमाया वगैरह, सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। लेकिन मान लीजिए अचानक से लाइट चली जाए, वो, तो आप बोलेंगे इस प्रकार से। और आप इसको दूसरे वे में भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका मैच चल रहा है और मैच चलते इंडिया को जो है लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए, तो उसके लिए जो है सामने क्रीज पे मान लीजिए धोनी वगैरह जो है खड़ा है या सब कुछ बिल्कुल है, और सामने से बॉलर जो है अपनी बॉल लेकर आ रहा है और धोनी बिल्कुल बिल्कुल बल्ले को इस प्रकार से घुमाते घुमाते इस प्रकार से, तो मान लीजिए उसने बॉलिंग कराई और धोनी बिल्कुल लिखकर रेडी, और बिल्कुल आप भी जो है बिल्कुल रेडी, और जैसे कि मान लीजिए उसने लगाया 6, बॉल हवा में और बाउंड्री पार, तो फिर आप बोलेंगे कि हुर्रा वी वॉन द मैच। तो ये जो हुर्रा वर्ड है और इसके पीछे जो एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया है, तो ये आपके बारे में बताएगा कि ये आपका कौन सा वर्ड है, ये आपका इंटरजेक्शन वर्ड है। तो अगर आप इसमें बात करें कि आपका इंटरजेक्शन वर्ड कहां है, तो आप बता सकते हो कि अलाज जो है यहाँ पर क्या है आपका, अलाज जो है आपका यहाँ पर क्या है, ये अलाज जो है आपका यहाँ पर इंटरजेक्शन है। क्या है? इंटरजेक्शन, क्योंकि इसके पीछे एक तो एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है। तो ये जो 8 टॉपिक थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, उनके बारे में मैंने आपसे आज जो है बात की कि भाई इस प्रकार से अपने पास ये जो ग्रामर के जो कुछ टॉपिक हैं ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका नाउन आता है, आपका प्रोनाउन आता है, आपकी वर्ब आती है, आपकी एडवर्ब आती है, आपका एडजेक्टिव आता है, आपका प्रीपोजिशन आता है, आपका कंजक्शन आता है, आपका इंटरजेक्शन आता है। लेकिन अपनी ये जो सेंटेंस है अभी पूरा अपना कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें अपने 3 टॉपिक जो है अपने और छोटे से जो है इसमें बाकी हैं, उसको भी अपन देख लेते हैं कि भाई इसमें कौन सा बाकी है अपने पास। देखो अब आप इसमें एक तो हेड बच रहा है, एक द बच रहा है और एक टू बच रहा है, तो ये 3 वर्ड्स अभी अपने पास और बाकी हैं। तो ये भी आप देखो, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि द क्या है, तो आप जो है द के बारे में बोलोगे कि सर द तो जो है हमें क्या लग रहा है कि ये लग रहा है सर हमें आर्टिकल। क्या लग रहा है? आर्टिकल। बिल्कुल ये जो द है यहाँ पर ये आर्टिकल के लिए ही यूज हुआ है, ठीक है। और अगर हेड की बात अगर अपन करें तो बेटा हेड जो है यहाँ पर आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अंग्रेजी में आपके जो है 24 हेल्पिंग वर्ब होती है। कितनी होती है? 24 अकॉर्डिंग टू द टेंस और मॉडल्स, ठीक है। लेकिन अगर पार्ट ऑफ स्पीच की वर्ब की बात करें, यहां पर वर्ब अपने पास 2 ही वर्ब होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंटेंस में हेड क्या है, तो हेड आपकी यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब है। क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसके बाद बात करो कि आपका टू क्या है, ठीक है। तो टू जो है आपका यहाँ पर क्या है? टू आपका यहाँ पर कहलाएगा डिटरमाइनर्स। क्या कहलाएगा? डिटरमाइनर्स। ये टू आपका बेटा यहाँ पर क्या कहला रहा है? डिटरमाइनर्स। तो इस प्रकार से आप देखो कि 11 वर्ड्स मैंने आपके एक सेंटेंस में लिखे थे, और 11 वर्ड्स को जो है आपने ग्रामेटिकल के जो टॉपिक थे, है ना, उनमें आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और इसी को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू different kinds or classes and give grammatical name each word that is the parts of speech। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अब आप अगर यूं देखें तो आपके जो है यहाँ पे कौन कौन से
कौन कौन से टॉपिक जो है आपके इसी में देख लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है शामिल हो गए। तो आप देख सकते हो कि आपका एक तो आ गया यहां पर, एक तो आ गया आपका प्रीपोजिशन। क्या आ गया? प्रीपोजिशन, है ना। और एक अपन ने बात कर ली यहां पर किसकी? आर्टिकल की, आर्टिकल की। उसके अलावा आपका एक और आप देख सकते हो कि यहां पर एक और आपका जो बात आई थी वो आई थी कंजक्शन की। किसकी बात करी थी हमने? कंजक्शन की। तो ये देखो, ये इतने सारे टॉपिक आपके जो बीएसटीसी के हैं वो आपके ग्रामर में ही बचपन में ही कंप्लीट करा देने चाहिए, लेकिन बच्चों को क्या है, जनरली आप इनको लाइटली ले लेते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो मैं कह रहा हूं बड़ी से बड़ी ग्रामर का जो चीज है, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंग्लिश का जो फॉर्मेट है, वो सारे क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी कुछ समय पहले रिट क्लासेस भी जो है मैंने ली थी, तो ये अपनी कुछ बात रही। अब मैं आपको जैसे इसमें तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अपन ने बात की थी, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने देखा कि 11 सेंटेंस में जो है अपने कौन कौन से टॉपिक देख लिए। देखो, आपने एक तो देखा नाउन, एक देखा आपने प्रोनाउन, उसके बाद आपने देखी वर्ब, एक बात की अपन ने एडजेक्टिव की, एक बात करी एडवर्ब की, एडवर्ब के बाद अपन ने बात करी प्रीपोजिशन की। ठीक है, और इसके बाद अपन ने बात करी थी कंजक्शन की, उसके बाद बात हुई थी इंटरजेक्शन की। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आर्टिकल, और फिर डिटरमाइनर्स। ये देखो, तो इतने सारे वर्ड्स आपने जो है कर लिए। अब इसमें से आपका आप देख लो अपने आप, एक तो प्रीपोजिशन था, एक आर्टिकल था, और एक ये कंजक्शन था। ये तीनों टॉपिक जो है आपके बीएसटीसी के कोर्स में है। ठीक है, तो ये इजी गोइंग जो है अपन इसके साथ जो है क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप देखो, मैं एक चीज आपको और बता देता हूं यहां पर कि आप कैसे जो है इंग्लिश में लिखते तो सभी हो, लेकिन कैसे इंग्लिश को जो है आप पहचान सकते हो। अब इसी के जो आपने एक सेंटेंस लिखा था अभी, वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब कुछ सेंटेंस जो है मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। जैसे कि कुछ सेंटेंस की अपन अगर आप बात करें, तो दिस इज, इसमें देयर इज लिटिल, देयर इज लिटिल डेंजर, देयर इज लिटिल डेंजर इन गोइंग देयर, इन गोइंग देयर। ठीक है, देयर इज लिटिल डेंजर इन गोइंग देयर, इन गोइंग देयर। ठीक है, और देखो, ही ईट्स वेरी लिटिल, ही ईट्स वेरी लिटिल। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप एक एक वर्ड को जो है डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सा वर्ड जो है यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, किसके लिए नहीं किया गया है। मैन वांट्स, अगला देखो, मैन वांट्स, बट मैन वांट्स man wants but little here, but little, man wants but little here below। ये देखो, मैंने 3 सेंटेंस यहां लिखे हैं।
कि देयर इज लिटिल डेंजर इन गोइंग देयर, ही ईट्स वेरी लिटिल, और मैन वांट्स बट लिटिल हियर बिलो। अब आपको अगर यहाँ कोई पूछ ले कि भाई यहाँ पर जो है आपके ये कॉमन क्या है, तो देखो एक तो लिटिल कॉमन हो रहा है यहाँ पर, इस सेंटेंस में भी अगर आप देखो तो यहाँ भी लिटिल हो रहा है, और यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ भी लिटिल हो रहा है। और आपसे यहाँ पूछ ले कि भाई ये वर्ड्स जो है यहाँ पर तीनों लिटिल्स जो है एक ही सेंटेंस में, अलग अलग सेंटेंस की बात कर रहे हैं, अलग अलग सेंटेंस में लिटिल का यूज हुआ है, और इसे अपन इंग्लिश कहते हैं। क्योंकि इंग्लिश का एक वर्ड कहाँ किसके साथ कैसे लग रहा है, उसका यूज कैसे होगा, ये सबसे बेसिक चीजें हैं और ये सबको पता होनी चाहिए। अगर अब आपसे यहाँ पूछा जाए कि भाई लिटिल का यूज जो है यहाँ पर किसके लिए किया गया है, तो ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो लिटिल का यूज जो है किसके रूप में किया गया है, कि यहाँ पर अगर अपन बात करें कि लिटिल यहाँ पर क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लिटिल यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ आप देखो कि डेंजर जो वर्ड है बेटा आपका, ये डेंजर, ये आपका क्या है, नाउन है। आप खुद भी घर पे ट्राई करना है इस चीज को कि ये आपका क्या है, नाउन है। और नाउन की जो विशेषता बता दे, अभी मैंने आपको बताया था, और नाउन की जो विशेषता बता दे वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो लिटिल यहाँ पर इस सेंटेंस में कि देयर इज लिटिल डेंजर इन गोइंग देयर, ठीक है, तो यहाँ पर लिटिल जो है बेटा वो क्या कहलाएगा, अपना एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर आगे देखो, ही ईट्स वेरी वेरी लिटिल, कि वो बहुत कम खाता है। अरे कम खाता है तो उसकी मर्जी, ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भाई वो कम खाता है नहीं खाता, कम हम बात कर रहे हैं कि लिटिल जो वर्ड है यहाँ पर क्या है। यहाँ पर तो आपने बता दिया कि एडजेक्टिव था। दूसरे सेंटेंस में अगर आप देखो कि ही ईट्स वेरी लिटिल, वो बहुत कम खाता है, तो यहाँ पर देखो बेटा कि ईट्स जो है ये आपकी वर्ब है। अभी मैंने आपको बढ़ाया था कि ईट्स आपकी क्या है, वर्ब है। अब ये जो वर्ब जो है, इस वर्ब की विशेषता जो है लिटिल बता रहा है, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि वर्ब की जो विशेषता बता दे उसे आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, एडवर्ब। क्या कहेंगे बेटा, एडवर्ब। तो यहां पर जो है आपका ये लिटिल जो वर्ड था वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। मैन वांट्स बट लिटिल हियर बिलो, यहां पर जो है कि मैन वांट्स बट लिटिल हियर बिलो। अब यहां पर जो लिटिल है, यहां पर ये लिटिल किस लिए आ रहा है, तो यहां पर देखो आप अगर इसका यूज देखो कि भाई यहां पर क्या लिटिल जो है प्रोनाउन है क्या, कि नहीं है। क्या प्रीपोजिशन हो रहा है, कि नहीं, प्रीपोजिशन भी नहीं है। क्या है ये एडजेक्टिव है, कि नहीं, एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि नाउन होना चाहिए एडजेक्टिव के लिए। तो क्या ये एडवर्ब है, एडवर्ब के लिए भी वर्ब होनी चाहिए तब जाकर वो एडवर्ब होगी। तो यहाँ पर वर्ब भी नहीं है। अरे तो क्या ये कंजक्शन है, नो। क्या ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, नहीं, कंजक्शन तो ये रहा कि बट है, तो ये कंजक्शन भी नहीं है। तो फिर ये क्या है, तो जो आपको समझ में नहीं आए, जो कुछ नहीं है, वो क्या होगा अपना, तो यहाँ पर ये क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ पर ये लिटिल वर्ड क्या है, ये नाउन है, ठीक है। दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में या इंग्लिश में अपना एक एक वर्ड जो है आप डिफाइन कर सकते हो कि वो वर्ड क्या है, ठीक है। और भी कई सारे जो सेंटेंस वगैरह जो वर्ड्स वगैरह है आप यूज कर सकते हो इसमें कि भाई कौन कौन सा है, और भी अपन इसको जो है देख सकते हैं। अब आप देखो, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आधे तो सारे टॉपिक आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखो वंस ही इसको यूं लिखे हैं, ही वॉज यंग वंस, ठीक है। ये देखो आप, अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर वंस क्या है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में जो है वंस क्या है, तो आप बता सकते हो कि भाई यहां पर वंस क्या है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर वंस क्या है। उसके बाद देखो वंस ही हेजिटेट्स, वंस ही once he hesitates, once he hesitates, we have him, ठीक है। once he hesitates we have him,
अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर वंश क्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये कब पता होगा, जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो टॉपिक है उनकी नॉलेज होगी, उनके बारे में एक एक पॉइंट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो रहा होगा, तो आप जो है उसके बारे में जो है बता सकते हैं। या फिर एक और देखो, यहाँ पर जो है वंस का एक और यूज जो है, प्लीज हेल्प मी फॉर वंस। आप लिख सकते हो कि प्लीज हेल्प मी फॉर वंस। ये देखो, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि यहां पर वंश क्या है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि यहां पर वंश क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखो, फिर एक बार जो है अपन इसको क्लियर कर लेते हैं। यही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर आपने ये ग्रामर बेसिक्स वगैरह जो आपका क्लियर है, तो मैं कह रहा हूं आपके 20 में क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल करेक्ट करके आ सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप यहां देखो कि ही वॉज यंग वंस। अब आप ध्यान रखना कि यहां पर जो ये वाज आ रहा है, ये आपकी क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। और एडवर्ब में एक रूल होता है कि जब भी इज, वाज, एम और आर, इसके बाद जो है आप एडवर्ब का यूज कर सकते हो। ये एडवर्ब का रूल बोलता है। ठीक है, इसमें आप जो है एडवर्ब का यूज कर सकते हो। तो यहां पर देखो, ये आपकी वर्ब थी, और वर्ब की विशेषता बता दे, वो वर्ड आपका क्या कहला रहा था, एडवर्ब। ठीक है, तो यहां पर जो है बेटा आपका वंस क्या है, एडवर्ब है। इसमें भी आप देखो कि वंस ही हेजिटेट्स वी हैव हिम। अगर मैं यहां पर देखो इस सेंटेंस की बात करें, तो इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस सेंटेंस की बात करो और यहां पर जो है मैं कॉमा लगा दूं इसमें। ठीक है, तो जैसे कॉमा लगाने के बाद आप देखो कि वी हैव हिम, तो आप देखोगे कि ये सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियरली देखो, सब्जेक्ट, वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद देखो, यहां पर भी ये आपका सब्जेक्ट और यहां पर हेजिटेट आपकी वर्ब। यानी कि अपने पास दो फ्रेजेज है, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। दोनों क्लॉजेज जो है किससे जुड़ रहे हैं बेटा, वंस से। और आपसे अगर यहां पूछा जाए कि वंस यहां पर क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये तो कंजक्शन लग रहा है। क्या है, कंजक्शन। तो ये वंस आपका क्या हो गया बेटा, कंजक्शन हो गया। फिर देखो, प्लीज हेल्प मी फॉर वंस, कि एक बार के लिए कृपया करके जो है आप मेरी क्या करें, सहायता करें। और अगर आपसे यहां पूछा जाए बेटा कि यहां पर ये आपका वंस क्या है, तो आप बता सकते हो ये वंस क्या है। आप अपना अपना अनुमान लगाओगे, लेकिन उस हर चीज वर्ड होने के लिए, वहां पर वर्ड होने के लिए जरूरी है कि वो वर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर जरूरी है। तो यहां पर ये जो है आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये कनेक्टिव कर रहा है, ना ये एडवर्ब है, ना ये एडजेक्टिव है, ना ये कंजक्शन है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक है, तो ये जो बात करी अपन ने, या आपके मैंने बात करी आज आपके सिलेबस की। तो सिलेबस आपका जो है लगभग अपन 25 डेज ही आप मान के चलो, थोड़ा बहुत उसमें ग्रामर वगैरह भी अपन को थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी। तो आप बेफिक्र होकर जो है अपनी पढ़ाई को जो है ऊंचाइयों तक लेकर जाएं, और बिल्कुल निश्चिंत रहें, जितना मुझसे हो सकेगा उतनी मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस लाके और टॉपिक को क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो 20 क्वेश्चन है अप्रोक्स, उसमें से आपके 17, 18, 19 जो भी, या 20 जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, वो सारे के सारे जो है बिल्कुल करेक्ट जाएं। और इसी के साथ जो है आप आज की क्लास में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा, उसके जो टॉपिक्स थे वो पढ़ा, और आपका जो सिलेबस था वो आपने कंप्लीट किया। तो इसके लिए आप को सबको थैंक यू। ओके, बाय, जय हिंद।